हेलो साथियों, आज स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का हमारे छोटे से परिवार 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज एक नई सुबह के साथ एक नई शुरुआत और एक नए पेपर के साथ आपसे मुलाकात हो रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी साथी मुझसे जुड़े हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रख रहे होंगे, क्योंकि राजस्थान में अब वैकेंसियों का दौर शुरू हो चुका है। ठीक है, अभी जैसे कि आरएस का जो कि फॉर्म निकला हुआ है, आरएस प्री वाला, ठीक है। और जूनियर अकाउंटेंट में भी जो लोग एलिजिबल है वो फॉर्म स्टार्ट है उनका, वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट में कि फॉर्म चालू है, लेकिन अभी क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। जिसके अच्छे मार्क्स है वो ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, कंपटीशन बहुत कम होगा, 15 गुना ही लेंगे। सरकार ने क्लियर कर दिया, अभी आरएसएस बोर्ड के जो चेयरमैन है हरिप्रसाद शर्मा ने क्लियर कर दिया कि 15 गुना ही लिया जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ जो एलिजिबल है, जिनके अच्छे मार्क्स है, तो वो ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा आरएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी, आरएस प्री वाला जो फॉर्म निकला हुआ है, आरएस के फॉर्म निकले हुए, तो आप वो भी आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। ठीक है, जो पिछले एग्जामिनेशन के जो पेपर होते हैं ना, आप उठा के देखना, लगभग क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, मैंने ये एग्ज़ाम में देखा है। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो, और किस तरह का पैटर्न बन रहा है वो भी आप देख सकते हो। तो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि दिखने में आपको आसानी हो। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। विभीषण का मंदिर अवस्थित है, तो विभीषण का जो मंदिर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो विभीषण का जो मंदिर स्थित है वो कैथून कोटा में स्थित है, कैथून कोटा में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मंदिरों के बारे में आया तो मंदिरों की कुछ चर्चा अपन कर ही लेते हैं। आज देखो मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट तथ्य बताता हूँ। मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ भूमिज शैली के मंदिर राजस्थान में। कौन सी शैली? भूमिज शैली के जो मंदिर राजस्थान के अंदर है उनकी अपन बात करने वाले हैं। तो भूमिज शैली के जो मंदिर है राजस्थान में, आप नोट करना। सबसे पहले मैं बताता हूँ भूमिज शैली का राजस्थान में सबसे प्राचीन जो मंदिर है ना, वो मंदिर है सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली वाला, जो जिसका निर्माण कब हुआ था? 1010 से 1020 ईस्वी के मध्य हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा और इस शैली के अन्य मंदिरों की मैं बात कर लूँ तो महानालेश्वर मंदिर मैनाल भीलवाड़ा में पड़ता है, भिंड देवरा मंदिर बारा वाला, सूर्य सूर्य मंदिर जालरापाटन वाला, अद्भुतनाथ मंदिर चित्तौड़ वाला, और उड्डेश्वर मंदिर बिजोलिया। ये जो सारे मंदिर मैंने आपको बताए भूमिज शैली के मंदिर है। वापस से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। सबसे प्राचीन मंदिर मैंने आपको बताया था भूमिज शैली का सेवाड़ी का जैन मंदिर, जो कि पाली में पड़ता है। उसके अलावा मैंने बताया था महानालेश्वर मंदिर मैनाल भीलवाड़ा वाला, भिंड देवरा मंदिर बारा, सूर्य मंदिर जालरापाटन, अद्भुतनाथ मंदिर चित्तौड़, और उड्डेश्वर मंदिर बिजोलिया। ये जो है भूमिज शैली के मंदिर है। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं गुज्जर प्रतिहार कालीन जो मंदिर राजस्थान में स्थित है। कौन कौन से मंदिर जो है, यहाँ से तो सवाल बार बार एग्जाम में बनता है। आजकल पैटर्न बन गया कि गुज्जर, कौन सा मंदिर गुज्जर प्रतिहार कालीन है, ठीक है, या कौन सा मंदिर महामारू शैली में निर्मित है। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर में जो काल में जो मंदिर बने वो महामारू शैली में निर्मित है। तो सबसे पहला मंदिर की अपन बात कर लेते हैं तो अपना ओसिया का सूर्य मंदिर हो जाएगा, दूसरा अपना जोधपुर का महावीर मंदिर हो जाएगा, तीसरा जोधपुर का अपना हरिहर मंदिर, चित्तौड़गढ़ का कालिका मंदिर हो जाएगा, और आवानेरी मंदिर दोसा वाला, उदयपुर का नागदा का सास बहू मंदिर हो जाएगा, अव्वा पाली का कामेश्वर मंदिर हो जाएगा। ठीक है, और खेड़ बाड़मेर का रणछोड़ जी का मंदिर हो जाएगा। कौन सा? रणछोड़ जी का मंदिर। और हर्षनाथ मंदिर सीकर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मंदिर जो है गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। ओसिया का सूर्य मंदिर, और महावीर मंदिर, और हरिहर मंदिर, ये जोधपुर के 3 हो जाएंगे। चित्तौड़ का कालिका मंदिर हो जाएगा, आभानेरी वाला मंदिर हो जाएगा, दौसा नागदा का सास बहू का मंदिर हो जाएगा, और पाली की मैं बात कर लूँ तो पाली का जो अहुआ का मंदिर है कामेश्वर मंदिर, वो हो जाएगा। और खेड़ बाड़मेर की बात कर लूँ तो रणछोड़ जी का मंदिर हो जाएगा। और सीकर में हर्षनाथ जी का जो मंदिर है, कौन सा मंदिर? हर्षनाथ जी का जो मंदिर है वो अपने गुज्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। इसके अलावा गुप्तकालीन मंदिर भी पूछे जाते हैं, तो गुप्तकालीन मंदिर जो ज़्यादातर जो मिलते हैं कोटा के अंदर है, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो कुछ मंदिरों की अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक मंदिर अपना कौन सा है? एक मंदिर जो अपना है सबसे पहले वो है कौन सा? चार चौमा शिव मंदिर। ठीक है, ये भी गुप्तकालीन है। इसके अलावा मनोरथ स्वामी का मंदिर चित्तौड़गढ़, ये भी आपका गुप्तकालीन है। भ्रमर माता का मंदिर, ये भी आपका गुप्तकालीन है। और कनसुआ का शिव मंदिर, ये भी आपका गुप्तकालीन है। और जालरा पाटनर का शीतलेश्वर महादेव मंदिर, ये भी आपका गुप्तकालीन है। ये जो जालरा पाटन का शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है ना, राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर है।
689 ईस्वी का। ये इंपॉर्टेंट तथ्य, ये भी आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वरूप सिंह, जो कि गुजरात के उस समय राज्यपाल थे। 1991 की बात है, तब उन्हें राजस्थान के पहली बार अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अब मैं आपसे ये पूछ लूँ कि दूसरा राजस्थान का वे कौन सा राज्यपाल है जिन्हें अतिरिक्त कार्यभार सौंपा था? तो धनिकलाल मंडल है। धनिकलाल मंडल ये हरियाणा के उस समय राज्यपाल थे। इसके अलावा मैं अगली बात कर लेता हूँ, तो राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो जगत नारायण राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। इसके अलावा मैं बात कर लूँ कि सर्वाधिक लंबी अवधि वाले राज्यपाल कौन रहे? तो गुरुमुख निहाल सिंह थे। और सबसे कम अवधि तक जो राजस्थान के राज्यपाल रहे वो कौन थे? दरबारा सिंह रहे थे, ओनली फॉर 23 डेज। ठीक है, दरबारा सिंह। ये भी कथन है जो आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछे ही जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कथन को पढ़िए, अधोलिखित कथनों को पढ़िए और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। तो पहला जो कथन है, आयोग मानव अधिकारों का उल्लंघन में स्वतः ही जांच पड़ताल कर सकता है। स्वतः ही जांच पड़ताल कर सकता है। ठीक है। दूसरा जो कथन है, किसी पीड़ित की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग को प्रस्तुत अर्जी पर आयोग जांच प्रारंभ कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही कथन सत्य अपने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही, दोनों कथन सत्य है। राजस्थान मानव अधिकार आयोग की मैं बात कर लूँ तो इसके गठन की जो अधिसूचना जारी हुई थी 1999 में जारी हुई थी, और ये क्रियाशील कब हो गया? तो 2000 ईस्वी में ये क्रियाशील हो गया था। ठीक है, भी आपको याद रखना। दूसरा, मैं राजस्थान मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात कर लूँ तो कांता भटनागर थे। कौन थे भाई? कांता भटनागर। और वर्तमान में मैं बात कर लूँ तो जी के व्यास, यानी गोपाल कृष्ण व्यास, जुलाई 2022 से जो कि राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला गाइस, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये कीजिए आपके सामने। ठीक है, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, राजस्थान में नगर परिषदों की कुल संख्या 1 जनवरी 2022 को यथाविद्यमान है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का है जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। कुल नगर परिषदों की संख्या कितनी है भाई? 34 है। कितनी है भाई? 34 है, ये आपको याद रखना। कुल नगर परिषदों की वर्तमान में बढ़कर कितनी होगी? आपको याद रखना 36 हो गई। वर्तमान में कितनी होगी? 36 होगी। कब तक भाई? मार्च 2023 तक बढ़कर 36 हो गई, आपको याद रखना। इसके अलावा नगर निगमों की बात कर लो तो नगर निगम कितने पे? 10 नगर निगम है। ठीक है, और नगर पालिका की बात कर लो तो वर्तमान में 124 है। ये कथन भी आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं महान सीमा ब्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है। ठीक है, महान सीमा ब्रंश जो है राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना, कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, कि दक्षिणी पूर्वी भाग में महान सीमा ब्रंश पाया जाता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन से भाग में? दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। कौन से भाग में पाया जाता है? दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। तो देख लेते हैं अपन सीमा ब्रंश होता क्या है। तो महान सीमा ब्रंश क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहते हैं। तो ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट उत्तर पश्चिम में भारत की एक प्रमुख टेक्टोनिक वंश है, जो विंध्य की तलहटी की चट्टानों को विंध्य के पूर्व की चट्टानों के संपर्क में करीब चलता है। ठीक है, और ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बूंदी और सवाईमाधोपुर के पहाड़ियों के साथ एक प्रमुख विवर्तनिक वंशावली है, जो कि अरावली और हाड़ौती को अलग करती है। यानी यूँ मान लो आप, ये है, इधर आपका अरावली पर्वत पड़ता है। ठीक है, इधर अपना विंध्याचल यानी हाड़ौती का पठार वाला जो हिस्सा है विंध्याचल पर्वत, यानी तो विंध्याचल पर्वत और हाड़ौती को, विंध्याचल पर्वत और अरावली को अलग करता है। ये कहाँ फैला होती है? हल्का सा थोड़ा चित्तौड़ में भी आ जाता है, बूंदी में भी आता है, सवाईमाधोपुर में आता है, हल्का सा पार्ट जिसका कहा आता है करौली के अलग अंदर भी आ जाता है। और ये जो राजस्थान के 12 जो भू स्मारक है, भू वैज्ञानिक स्मारक है, उसमें शामिल है। इसकी मूल स्थिति अगर पूछ ली जाए मान सीमा ब्रंश की, तो सत्तुर बूंदी है। मुख्य जो जमाव है वो कहा? सत्तुर बूंदी के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा
नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है कि भाई कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं। सोम बिछा मेढे के पहाड़ियों से बिल्कुल सही है आपका। जाखम छोटी सादड़ी से, ये भी बिल्कुल सही है। बाणगंगा सेवर की पहाड़ियों से, ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ियों से बिल्कुल सही। तो ये बाणगंगा कहाँ से निकलती है सर, आप ये बता दीजिए। तो बिल्कुल ये बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई, बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, ये आपको याद रखना। तो सर ये सेवर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, ये भी आप बता दीजिए। तो यहाँ से जो नदी निकलती है वो साबी नदी निकलती है, ठीक है। सेवर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, मैं आपको बता दूँ, ये जयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, जयपुर में पड़ती है। उदयनाथ की जो पहाड़ी पड़ती है वो अलवर में पड़ती है, ठीक है। उदयनाथ की अलवर की पहाड़ियों से रूपारेल नदी जो बहती है वो अलवर में बहती है। ये कथन भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो चंबल नदी के उद्गम स्थल की बात कर लेता हूँ। तो कौन सी, जाना पाओ की पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से निकलती है। बनास नदी के उद्गम स्थल की मैं बात कर लेता हूँ, खमनेर की पहाड़ी कुंभलगढ़ से निकलती है, ठीक है। बाणगंगा की मैं बात कर रहा हूँ तो जैसे कि मैंने अभी बताया जस्ट आपको, बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। कोठारी नदी की मैं बात कर लेता हूँ तो दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। और बेड़च नदी की मैं बात कर लेता हूँ तो बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो मोरेल नदी का नाम सुना होगा आपने, चैनपुरा की पहाड़ी बस्सी जयपुर से निकलती है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो ब्राह्मणी नदी जो निकलती है हरिपुर गांव की पहाड़ियों से चित्तौड़गढ़ से निकलती है, जो कि चंबल की सहायक नदी है। तो ये मैंने कुछ नदियों का आपको उद्गम स्थल बताया जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ हुआ था, कब शुभारंभ हुआ था ये बताना आपको। 13 मार्च 2019, 13 मार्च 2020, 13 मार्च 2021, 13 मार्च 2018। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 मार्च 2020 को हुआ था। सर ये राजनीर योजना है क्या, ये बता दीजिए। तो राजनीर योजना में आपको बता दें तो जो कि शहरी 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 क्षेत्र में जो लोग रहते हैं ना, उनको जो पानी होता, पानी की जो खपत है ना वो 15,000 लीटर से अगर कम होने पर उनका जो शुल्क है वो माफ़ किया जाएगा। यानी 15,000 लीटर पर पानी की खपत कम करते हैं तो उनका जो बिल लिया जाता है पानी वाला, वो बिल उनका माफ़ कर दिया जाएगा। और इसके अलावा इसमें एक तथ्य और है कि जो ख़राब पड़े जो मीटर है उनको स्मार्ट मीटर में बदला जाएगा, ठीक है। तो ये कथन भी आपको याद रखना है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अपना अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा पन्ना खनन क्षेत्र नहीं है। तो देखते हैं, टिक्की बिल्कुल है, गोगुंदा बिल्कुल है, काला गुमान ये भी बिल्कुल है, सरवर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरवर में पन्ना नहीं होता, सरवर में क्या होता है, तो सरवर और बरबारी, सरवर और बबारी जो कि अजमेर में पड़ते हैं। अजमेर में ये होता है गार्नेट होता है, यहाँ पर किसका खनन होता है, गार्नेट का। गार्नेट की मैं बात कर लूँ तो इसके अलावा जैसे इसके अलावा वो टोंक में भी होता है, अपने राजमहल में होता है, जनकपुरा में होता है, दादिया कमलपुरा भीलवाड़ा में भी गार्नेट होता है। गार्नेट को भी रक्तमणि और तांबड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, ये आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया बिल्कुल। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, ठीक है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपको दिए हुए और कौन सा ऑप्शन इसके सही होंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमरचंद भाटिया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी अमरचंद भाटिया बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अमरचंद भाटिया के बारे में अपन कुछ जान लेते हैं। अमरचंद भाटिया का जो संबंध था कौन से जिले से था, तो बीकानेर से था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये ग्वालियर के नगर सेठ थे भाई, ग्वालियर जो कि एमपी में पड़ता है उस समय उस वहाँ के गवर्नर नगर सेठ थे, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो 1857 की क्रांति में इन्होंने एक तो लक्ष्मीबाई एक तात्या टप्पो का सहयोग किया था। कैसे सहयोग किया था, जब नगर सेठ थे उनका धन लेके सारा धन क्रांतिकारी यानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपो को दे दिया था। इसी एक कारण इन्हें एक तो भामाशाह द्वितीय भी कहा जाता है, दूसरा भामाशाह कहा जाता है, और 1857 की क्रांति की भामाशाह कर ले तो वो अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, वो भी अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। राजस्थान का जो मंगल पांडे कहा जाता है अमरचंद भाटिया को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इनको कब फांसी दी गई, तो सबसे पहले जून
1857 में इनको ग्वालियर में ही पेड़ के नीचे लटकाकर फांसी की सज़ा दे दी थी। इसके अलावा कुछ और राजस्थान के जो चर्चित व्यक्ति जो बार बार एग्जाम में बनते हैं उनके बारे में अपन जान लेते हैं। एक अपन बात कर लेते हैं हीरालाल शास्त्री। किसकी बात करते हैं? हीरालाल शास्त्री की बात कर लेते हैं। हीरालाल शास्त्री का जन्म जयपुर में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने जो है शांताबाई जीवन कुटीर संस्थान जो कि निवाई टोंक में इसकी स्थापना करी थी। वर्तमान में इसका क्या नाम है? वर्तमान में इसका नाम हो गया वनस्थली विद्यापीठ के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा मैं और बात कर लूँ तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर सरकार के जो प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल व शास्त्री जी के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। इस समझौते में क्या हुआ था कि वे जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। शास्त्री जी राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे। इनको शपथ किसने दिलाई थी? तो ये मानसिंह सेकंड ने दिलाई थी। इसके अलावा इनकी जो आत्मकथा लिखी हुई किस में लिखी हुई? जीवन प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र में लिखी हुई है। और इनका एक गीत भी है, पढ़ ले प्रतीक्षा नमो नमे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और चर्चित व्यक्ति की अपन बात कर सकते हैं, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये सीकर, इनका जो जन्म हुआ था सीकर में हुआ था भाई, काशी के बाद सीकर में हुआ था। इन्हें भी राजस्थान का भामाशाह के नाम से जाना जाता है। और इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र की उपाधि मिली है, यानी गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। और बजाज जी की मैं बात कर लूँ तो 1921 में वर्धा महाराष्ट्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करी थी। सवाल पूछा जा सकता है कि भाई सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जमनालाल बजाज ने कहाँ करी थी? तो वर्धा महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और 1925 में इन्होंने चरखा संघ की स्थापना करी थी। किसने? जमनालाल बजाज ने। और बजाज जी ने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासक की स्थापना की मांग की थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, उत्तरदायी शासन की मांग की थी। इसके अलावा अपन अगली बात कर लेते हैं। तो अगली बात देखो मैं बता देता हूँ, एक और चर्चित व्यक्ति अपने कौन? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास का संबंध जोधपुर से है। इनको लक्कड़ का फक्कड़ भी कहा जाता है, धुन का धुनी भी कहा जाता है और लोक नायक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक नायक भी इनको कहा जाता है, शहर राजस्थान भी कहा जाता है, ठीक है। और 1924 के अंदर मारवाड़ हितकारिणी सभा की जो स्थापना करी थी वो जयनारायण व्यास जी ने करी थी। और 1927 में तरुण राजस्थान पत्रिका के संस्थापक भी बने, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और व्यास जी ने 1936 में बम्बई में अखंड भारत पत्रिका निकाली थी, ठीक है। और जबकि जयनारायण व्यास ने राजस्थान में एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति जो मनोनीत भी है, और कौन से? मनोनीत भी है, निर्वाचित भी है। और राजस्थानी भाषा का जो समाचार पत्र है आगे बाण, ये भी इन्होंने निकाला था, ठीक है। और इनकी दो ग्रंथ हैं इनके, एक तो पोपाबाई की पोल, एक मारवाड़ की अवस्था, 2 नामक पुस्तिकाएं जो इन्होंने प्रकाशित की थी। तो ये तथ्य भी आपको याद रखने, बिल्कुल एग्जाम में बनते, बार बार एग्जाम में बनते। जब भी मेरी क्लास चलती है तो आप सभी साथी जो मेरे से जुड़े हुए पेन कॉपी जरूर लेके बैठे, क्योंकि मेरे जो वीडियोस का होता है टाइटल ये होता है कि शॉर्ट नोट तैयार कर लो, यानी आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, एग्जाम के लास्ट टाइम पढ़ना है। मैं कह सकता हूँ 101% आपका सिलेक्शन होगा। जो तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। जब भी जो साथी मेरे से जुड़े हुए जब एग्जाम देने जावे तो जरूर मेरे को रिप्लाई करें कि क्वेश्चन बने या नहीं बने। उसके इर्द गिर्द से वही क्वेश्चन वापस से रिपीट होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन जयतर सिंह था, तो इसका जो सही आंसर है वैसे मेवाड़ का शासक था। जयतर सिंह ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर माना, मेवाड़ का शासक था। वैसे ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता था, डिलीट कैसे हो सकता था कि एक रणथंभौर के शासक थे वो भी जयतर सिंह थे, ठीक है। तो पहले अपन मेवाड़ वाले की बात कर लेते हैं, जयतर सिंह। इनका जो रूलिंग पीरियड था ना वो 1213 से लेकर 1250 तक था, 1250 तक, ये आपको याद रखना। दूसरा, इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध 1226-27 में किस किस के मध्य हुआ था? एक तो जयतर सिंह और दूसरा दिल्ली के जो सल्तनत के जो सुल्तान थे इल्तुतमिश के मध्य हुआ था, जिसमें जयतर सिंह की विजय हुई थी। और इसकी जानकारी जो मिलती है आपको हमीर मद मर्दन ग्रंथ में मिल जाएगी, जो कि किसके द्वारा रचित है? जयसिंह सूरी के द्वारा रचित है। ये भी आपको याद रखना है। इल्तुतमिश की जब सेना हार गई थी तो जाते जाते उन्होंने उनके नागदा को लूट लिया था। नागदा जो कि जयतर सिंह की राजधानी थी। तो उसके बाद जयतर सिंह ने जो राजधानी नई बनाई थी वो चित्तौड़ को बनाई थी। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। जयतर सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल भी माना जाता है। ये तो हो गए मेवाड़ के शासक जयतर सिंह। इसके अलावा रणथंभौर का जो शासक था उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। ये जयतर सिंह जो थे ना, हमीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक आपको जान हो तो, जिनका कार्यकाल था 1282 से 1301, जिस समय में अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया था। तो उनके पिता थे जयतर सिंह, उनके पिता थे जयतर सिंह। तो एक जयतर सिंह वो भी हो गए, लेकिन इसका जो सही आंसर माना ऑप्शन नंबर बी ही माना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर माना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल। चौहत्तरवां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कूट 1 2 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही, 3 भी सही, यानी अनुसूचित जातियों के लिए भी करता है, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी करता है और महिलाओं के लिए भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ जाता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये है आपका कि संत बखना जी, संत दास जी, संत रज्जब जी किस संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दादू पंथ से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, दादू पंथ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दादू पंथ के बारे में अपन कुछ बात कर ही लेते हैं, दादू आ गया है तो अपन देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या तथ्य हो सकते हैं जो कि एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ, एक पर एग्जाम के अंदर दादू दयाल का जन्म पूछा था। तो दादू दयाल का जो जन्म हुआ 1544 के अंदर हुआ। ठीक है, अहमदाबाद में हुआ, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ और तथ्यों की। तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो सारी मैं बात कर लेता हूँ। दादू दयाल के कितने शिष्य थे, तो दादू दयाल के टोटल 152 शिष्य थे। कितने थे भाई, 152 शिष्य थे। उसमें से 52 शिष्य ही प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, जिन्हें 52 स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ थी ना वो नरेना जयपुर थी। कब थी, कौन सी थी, नरेना जयपुर थी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक स्थिति इंपॉर्टेंट है 1585 में दादू दयाल की मुगल बादशाह अकबर से मुलाकात हुई थी फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान। ये भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा अगली मैं बात कर लूँ तो दादू संप्रदाय की जो स्थापना हुई थी ना वो कब हुई थी, वो 1574 में हुई थी। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम में पूछा जाएगा कि दादू संप्रदाय की स्थापना 1574 में कब हुई थी, 1574 में हुई थी। ये आपको याद रखना। ठीक है, और इसे दादू पंथ या दादू संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। दादू पंथ का जो सत्संग स्थल होता है ना उसे अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में बना हुआ सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दादू दयाल का जो सत्संग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। दादू दयाल ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था ना वो 1568 में सांभर में दिया था। कहाँ दिया था, 1568 में सांभर में दिया था। ये भी आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसके अलावा मैं और तथ्यों की बात कर लूँ, और तथ्यों की मैं बात कर लूँ तो इनके अनुसार इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, इन्हें दूसरा शंकराचार्य भी ना कहा जाता है। और इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं मैं बता देता हूँ आपको। एक तो दादू वाणी होगी, ठीक है, दादू वाणी इनकी जो रचनाएं होगी, एक तो दादू वाणी होगी, एक दोहा हरडे वाणी होगी, ठीक है, और एक दादू दयाल की वाणी होगी। तो ये इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा अगली बात कर ले अपन तो दादू दयाल की जो शाखा है वो कितनी शाखा है, ठीक है, ये आपको बताना। एक जो इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया, इनकी जो रचना कायावेली, एग्जाम में बना हुआ कायावेली और दादू दयाल रा दोहा, कायावेली और दादू दयाल रा दोहा ये भी इनकी ही रचनाएं हैं। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इनके जो गुरु थे ना, इनके गुरु का नाम था वृद्धानंद। दादू दयाल जी के गुरु का नाम क्या था, वृद्धानंद था। ठीक है, ये भी तथ्य आप याद रख सकते हो। इसके अलावा दादू जी की, दादू पंथ की जो कितनी शाखा है, तो दादू दयाल की कुल 6 शाखा है, लेकिन राजस्थान में 5 ही शाखा है। राजस्थान की 5 शाखाएं कौन कौन सी है, एक तो खालसा, एक विरक्त, एक उत्तराधि स्तनधारी, एक खाकी और एक नागा। ठीक है, ये 5 शाखाएं राजस्थान में। नागा शाखा के जो प्रवर्तक है वो सुंदरदास है, और खालसा शाखा के जो प्रवर्तक है वो गरीबदास है। ये भी आपको याद रखना। खालसा शाखा के प्रवर्तक कौन है, गरीबदास, और नागा शाखा के जो प्रवर्तक है वो सुंदरदास है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य जो कि दादू दयाल से बनने वाले थे अपने सारे बिल्कुल चर्चा में कर लिए। तो यही जो तथ्य एग्जाम में बनेंगे तो इन तथ्यों को आप ज़रूर अपने नोट्स में ऐड करें और इनका रिवीजन करते रहें। अगले क्वेश्चन की ओर चल जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है,
इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल हैरिके बांध। कौन सा बांध? हैरिके बैराज बांध। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में अपन कुछ बात कर ही लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर जो है कहाँ से निकलती है? तो हैरिके बैराज बांध से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हैरिके बैराज बांध से निकलती है। ठीक है, और ये जो है इसका जो उद्घाटन हुआ था वो कब हुआ था? तो मैं आपको बता देता हूँ, 31 मार्च 1958 को किसने किया था? गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कौन सी हैरिके बैराज पे कौन सी नदियों का संगम होता है? एक तो सतलज और व्यास नदी की हैरिके बैराज से वहाँ से निकलती है। प्रवेश कहाँ करती है? तो मसीतावली हनुमानगढ़ से। और इसके कुल फीडर की लंबाई की मैं बात कर लूँ तो 204 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक, कितना लंबा भी? 204 किलोमीटर लंबा है। और मुख्य नहर की मैं लंबाई की बात कर लूँ तो 445 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 445 किलोमीटर लंबी है। और कुल लंबाई की मैं बात कर लूँ तो 649 किलोमीटर लंबी। कितनी लंबी भी? 649 किलोमीटर लंबी है। अगली मैं बात कर लेता हूँ तो इसकी इंदिरा गांधी की जो शाखाएं है ना वो कुल कितनी है? देखो मैं बता देता हूँ, इंदिरा गांधी नहर की जो शाखाएं 9 शाखाएं है। कुल कितनी शाखाएं? 9 शाखाएं। ठीक है, 9 शाखाएं आपको याद रखना। रावतसर शाखा, ठीक है, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पुंगल शाखा, दांतोर शाखा, बिरसलपुर शाखा और चारणवाला शाखा और शहीद बीरबल शाखा और सागरमल शाखा। ये 9 शाखाएं आपको याद रखनी। इसमें से देखो दो शाखाएं ऐसी है जिनके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। एक तो एकमात्र ऐसी शाखा जो कि बाई तरफ से निकलती है। कौन सी शाखा? रावतसर शाखा हनुमानगढ़ वाली, जो कि बाई तरफ से निकलती। कहाँ से निकलती है? बाई तरफ से निकलती है, ये याद रखना है। दूसरा, एक चारण वाला शाखा जो है ना, बाकी सारी एक जिले में, लेकिन चारण वाला शाखा जो है 2 जिलों में सिंचाई देती है। ठीक है, एक तो बीकानेर आपका हो जाएगा और दूसरा आपका जैसलमेर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो जो इसकी उप शाखा है, 4 उप शाखा है। एक तो लीलवा दीघा हो गई, ठीक है, एक गडरा रोड हो गई, एक बरकतुल्ला खा हो गया, एक अब बाबा रामदेव हो गए। ठीक है, तो ये 4 इनकी उप शाखाएं है जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा देखो लिफ्ट इंदिरा गांधी नहर में लिफ्टों की संख्या कितनी है? तो 7 है। कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया कौन कौन सी है। सबसे पहले की मैं बात कर लेता हूँ। देखो 7 लिफ्ट नहर है। ठीक है, 7 लिफ्ट नहर। इसके प्राचीन नाम भी बताए थे मैंने पहला वाले वीडियो में, देख सकते हो। अभी नए नाम, सबसे पहले कंवरसेन लिफ्ट नहर है जो कि सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। दूसरी चौधरी कुंभाराम आर्य नेत्र होगी। तीसरी पन्नालाल बारूपाल होगी। चौथी वीर तेजाजी होगी आपकी। पांचवी करणी सिंह लिफ्ट नहर होगी। छठी गुरु जम्बेश्वर होगी। सातवीं जयनारायण व्यास होगी। इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य मैं बताता हूँ। देखो सारी लिफ्ट नहर बीकानेर के अंदर है। बस एक लिफ्ट नहर ऐसी है जो बीकानेर में अपना पानी नहीं देती। कौन सी? जयनारायण व्यास। ये सवाल आपका बन सकता है इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो सबसे छोटी जो लिफ्ट नहर है वो है तेजाजी, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। केवल बीकानेर को अपना जल देती है। तो ये इंपॉर्टेंट जो भी तथ्य थे इससे बनने वाले मैंने आपसे शेयर कर लिए। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल कौन सा है? स्वामी शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंगलूना गांव का हुआ था। भाई ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वामी केशवानंद की अपन बात कर लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे और समाज सुधारक भी थे। ठीक है, और इनका जन्म सीकर जिले के मंगलूना गांव में हुआ। और कौन सी तहसील में हुआ बता सकते हो आप? ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं बता देता हूँ, लक्ष्मणगढ़ जो तहसील है उसके मंगलूना गांव के अंदर हुआ था। ठीक है, और इन्होंने बीकानेर राज्य में एक तो ग्रामोत्थान विद्यापीठ और संगरिया हनुमानगढ़ का निर्माण भी कराया। और मरुभूमि में उन्होंने शिक्षा प्रसार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य किए हैं। तो ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ? 5 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से में बटा हुआ? तो ये भी अपन चर्चा कर लेते। देखो मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहला कोश की बात कर ले तो पाठ्य रत्न कोश हो जाएगा। दूसरे की बात करते तो नृत्य रत्न कोश हो जाएगा। तीसरे भाग की बात कर ले तो गीत रत्न कोश हो जाएगा। चौथे की बात कर ले तो वाद्य रत्न कोश हो जाएगा। और 5वें की बात कर ले तो रस रत्न कोश हो जाएगा। ठीक है, पाठ्य, नृत्य, गीत, वाद्य, रस, ये 5 भागों में बटा हुआ है संगीत राज। क्योंकि संगीत राज कुंभा द्वारा सभी ग्रंथों में सबसे वृहद और सबसे सर्वश्रेष्ठ और सिरमौर ग्रंथ माना जाता है।
ये भी आपको याद रखना। भारतीय संगीत और गीत, वाद्य, नृत्य तीनों विद्याओं का जो गुणतम विशद है ना, वो इस ग्रंथ के अंदर समावेश है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा, इनके अलावा भी महाराणा कुंभा के अन्य ग्रंथ है, वो भी अपन देख लेते हैं कौन कौन से अन्य ग्रंथ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इनके अन्य ग्रंथ भी है। जैसे एक तो आपका हो गया संगीत राज, मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपका हो जाता है रसिक प्रिया। कौन सा हो जाएगा? रसिक प्रिया। एक हो जाएगा वो सूड प्रबंध। एक हो जाएगा आपका कौन सा? कामराज रतिसार। कामराज रतिसार। इसके अलावा संगीत मीमांसा हो जाएगा आपका। चंडी शतक पर टीका हो जाएगा आपका। गीत गोविंद पर टीका हो जाएगा आपका। संगीत सुधा हो जाएगा आपका। और संगीत रत्नाकर पर टीका हो जाएगा। तो ये सारे ग्रंथ है जो कि महाराणा कुंभा के मैंने आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है गाइज। ये आ गया लोदरवा का प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है। लोदरवा का प्रसिद्ध मंदिर है। तो लोदरवा का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो जैन मंदिर है भाई। कौन सा? ऑप्शन नंबर है। लोदरवा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर जो कि कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? जैसलमेर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसके बारे में अपन कुछ चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जब जैसलमेर जिले की बात है ना, तो लोदरवा जैसलमेर में पड़ता है। जैसलमेर जिले की अपन बात करते हैं सबसे पहले। देखो, जैसलमेर जिले की जो नींव रखी थी राव जैसल ने रखी थी, ठीक है, 1155 ईस्वी में। कौन से ऋषि ने कहा था? तो इंसाल ऋषि के कहने पर राव जैसल ने 1155 ईस्वी में जैसलमेर की नींव रखी थी, ठीक है। और राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में जैसलमेर का विलय हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो 6 अक्टूबर 1949 को जैसलमेर रियासत को पृथक जिला मिला था। यानी जिला कब बना जैसलमेर? तो 1949 में बना था। और 1953 में से जोधपुर जिले में शामिल करके उपखंड का दर्जा दिया था। और 1954 में वापस से इसे जिला बना दिया गया। ये इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने आपको बताया, वापस कोई नहीं बताएगा आपको कि जैसलमेर जिला कब बना? 1949 में बना। लेकिन 1953 में जोधपुर का उपखंड बना दिया, फिर 1954 में वापस से उसे जिला घोषित कर दिया है। जैसलमेर की एक नदी बड़ी फेमस है, जिसे काकनी नदी या मसूरदी नदी कहा जाता है। इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं, एग्जाम में बनती है। ये जो नदी है ना, ये जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दूर दक्षिण की कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से निकलती है। और ये आंतरिक प्रवाह नदी है, सबसे छोटी नदी आंतरिक प्रवाह की। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी नदी आंतरिक प्रवाह वाली कौन सी है? तो वो आपकी काकनी नदी हो जाएगी, ठीक है। स्थानीय भाषा में इसे मसूरदी नदी जाना जाता है। ये अपना पानी जो है बूझ झील में ले जाती है। कौन सी झील में ले जाती है? बूझ झील में ले जाती है। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रोज मैं आपको सवाल करवाता हूँ, डेली मैं आपको बताता हूँ। सारे अनुसंधान केंद्र बताए मैंने, पिछले पेपर में भी बताया, मैं अब भी चर्चा करूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्जाम में वही सवाल बनते हैं जिनके अपन चर्चा करते हैं। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान का स्थित है अविकानगर में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो, पहला ऑप्शन में टोक दिया, टोक में अविकानगर पड़ता है, लेकिन मूल स्थान दे दिया तो आपको मूल स्थान पे जाना अविकानगर पे, ठीक है। और कुछ संस्थान की अपन बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका अविकानगर टोक में है। अरबी फारसी शोध संस्थान, ये भी आपका टोक में है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना, ये रामसर अजमेर में है भाई। ये क्या पड़ती है? रामसर अजमेर में पड़ती है, ठीक है। ये आपको याद रखना। इसमें जो सहयोग दिया था ना, वो कौन से देश ने दिया था? तो स्विट्जरलैंड ने दिया था। ये भी एक बार सवाल पूछा हुआ आपका। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान का है, तो आपका जयपुर के अंदर पड़ता है। जबकि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो आपका कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है भाई। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। काजरी की बात कर लेते हैं। तो काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान क्षेत्र काजरी। काजरी का पूरा नाम इंग्लिश में क्या होता है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक है, तो आपको याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगली बात कर लेते हैं अपन। तो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र का स्थित है तो डोमाड़ा अजमेर में। कभी कभी डोमाड़ा अजमेर नहीं होकर तबीजी दिया जाता है, तो तबीजी भी आपका सही है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में पड़ता है। राई अनुसंधान केंद्र ये भरतपुर में पड़ता है आपका। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में पड़ता है। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र बीकानेर। बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर। खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर। कपास अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फॉर्म सूरतगढ़ गंगानगर में पड़ता है। चारा बीज उत्पादन फार्म मौनगढ़ जैसलमेर में पड़ता है। जबकि बाजरा अनुसंधान केंद्र आपका बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है।
जवार यानी सोरगम अनुसंधान केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में पड़ता है। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में, और मक्का अनुसंधान केंद्र भी आपका बांसवाड़ा में पड़ता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 171। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 के तहत। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यूनेस्को ने राजस्थान में कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो ये आपको बताना। ठीक है, कितने किलो को शामिल किया? तो इसका तो मैं बता देता हूँ आपको, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 6 किलो को शामिल किया। कितने किले शामिल हुए भाई? 6 किले शामिल हुए। ठीक है, और कब शामिल हुए? 2013 में शामिल हुए, तो आपको याद रखना। ठीक है, कौन कौन से किले थे तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैं बार बार आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। गाजर, चीकू, आम, गाजर, चीकू, आम। ठीक है, गा से आपका गागरोन, जे से जैसलमेर, रे से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, आम से आमेर हो जाएगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 आपके किले हो गए जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राजस्थान में विश्व धरोहर स्थल की बात कर ले तो सबसे पहले जो है ना 1985 में बात कर लूँ, 1985 में किसे शामिल किया गया था? सबसे पहले जो यूनेस्को की सूची है राजस्थान में जो शामिल होने वाली थी विश्व धरोहर स्थल में, तो वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था 1985 में। उसके बाद 2010 की मैं बात कर लूँ तो जंतर मंतर को शामिल किया गया था 2010 में। 2013 में मैंने 6 पहाड़ी किला आपको बता ही दिए। इसके अलावा जो नवीनतम विश्व धरोहर स्थल है राजस्थान में वो 6 जुलाई 2019 को जयपुर के परकेटों को शामिल किया गया था। किसे शामिल किया भाई? जयपुर के परकेटों को शामिल किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अल्लाह जिल्ला बाई आ गई। ठीक है, अल्लाह जिल्ला बाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लंगा गायन, मांड गायन, हवेली गायन और मांगणियार गायन। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है जो आपका मांड गायन से संबंधित है। अल्लाह जिल्ला बाई का जो संबंध है किससे? मांड गायन से संबंध है। तो अल्लाह जिल्ला बाई के बारे में अपन कुछ और जो इम्पोर्टेंट तथ्य जो एग्जाम में बनते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अल्लाह जिल्ला बाई को देखो, एक तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? ये तो 1982 में सम्मानित किया गया था। और अगली मैं बात कर लूँ 1988 की बात कर लूँ तो 1988 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से अवार्ड दिया गया था। ये राजस्थान की मांड गायिका से मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। किसे भाई? अल्लाह जिल्ला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और अल्लाह जिल्ला बाई कौन थी? तो ये लोकप्रिय मांड गायिका थी। ठीक है, केसरिया बालम जो गीत गाया था ना, ये अल्लाह जिल्ला बाई ने गाया था। किसने गाया था भाई? अल्लाह जिल्ला बाई ने ही गाया था, ये भी आपको याद रखना। और ये बीकानेर के गंगा सिंह के दरबार में रहती थी। किसके दरबार में रहती थी? गंगा सिंह। और इसका जन्म भी बीकानेर में हुआ था, आपको याद रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो तथ्य थे अल्लाह जिल्ला बाई से रिलेटेड वो सारे मैंने आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर आपका है 22। शाहजहां द्वारा शाह सूजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। किसने किया था भाई? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सारंगपुर का जो युद्ध लड़ा गया था कब लड़ा गया? 1437 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारंगपुर का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1437 में लड़ाया गया था। ठीक है, मोहम्मद महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य। इसी युद्ध के जीत के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था कुंभा ने। ये तथ्य भी आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। तो कौन सा संरक्षित जिला सही सम्मिलित नहीं है? सुंदामाता, जालोर सिरोही बिल्कुल सही, गोगेलाव नागौर हो जाएगा, रोहतू आपका नागौर हो जाएगा, गुडा विश्नोई जयपुरी आपका गलत हो जाएगा। गुडा विश्नोई आपका जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? गुडा विश्नोई जो आपका पड़ता है वो जोधपुर में पड़ता है। राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो गए? तो आपको याद रखना 27 हो गए। कितने हो गए भाई? 27 हो गए। और वर्तमान सबसे नवीनतम की मैं बात कर लूँ 27वें की, 27वां जो कंजर्वेशन रिजर्व है संरक्षित क्षेत्र है वो बांज आमली बारा का है। कौन सा है भाई? बांज आमली बारा का है। तो ये भी तथ्य आपको इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है?
ठीक है। तो सही अवरोही क्रम बताना आपको, यानी सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे पहले देखो अपन बात कर लेते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे बड़ी, गोया भी गुरु शिखर है, यहाँ भी आपका गुरु शिखर हो गया। दी यहाँ भी शेर दे दी, यहाँ भी शेर दे दी, यहाँ तक तो सही है। अब देखो अचलगढ़ बड़ी है या जरगा बड़ी है, तो जरगा बड़ी है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जरगा की ऊंचाई की मैं बात कर लूँ 1722 है, शेर की मैं बात कर लूँ 1597 हो जाएगी, जरगा की मैं बात कर लूँ तो 1431 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई जरगा? 1431। और अचलगढ़ की मैं बात कर लूँ तो 1380 मीटर ऊँची है। कितनी ऊँची है? 1380 मीटर ऊँची है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ रघुनाथगढ़ तो 1055 मीटर ऊँची है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ धोनिया उदयपुर की तो 1183 मीटर ऊँची है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ कमलनाथ 1001 ऊँची है, ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा ऋषिकेश की बात कर लूँ तो ऋषिकेश चोटी सिरोही में पड़ती है, 1017 मीटर ऊँची है। गोगुंदा 840 मीटर ऊँची है। नागपानी 867 मीटर ऊँची है। बरवाड़ा 786 मीटर ऊँची है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ बबई आपकी 780 मीटर ऊँची है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा डोरा पर्वत जो कि जसवंतपुरा जालौर में पड़ता है 869 मीटर ऊँचा, ठीक है। इसके अलावा मैं अगली चोटी की बात कर रहा हूँ तो अजमेर के तारागढ़ की मैं बात कर लेता हूँ, 870 मीटर ऊँची है। कितनी? 870 मीटर। और अजमेर के नागपाट की मैं बात कर लूँ तो 795 मीटर ऊंचा। कितना ऊंचा है? 795 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा बिलाली अलवर की बात कर लूँ तो 775 मीटर ऊंची है। कितनी भी? 775 मीटर ऊंची है। तो ये कुछ चोटियों की ऊंचाई मैंने आपसे शेयर की, ये चोटियाँ आप जरूर याद रखें, अपने नोट्स में ज़रूर ऐड कर लें इनको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दामना आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाथ के उंगलियों में पहना जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। दामना जो आभूषण है ना वो महिलाओं का, पुरुष का नहीं है। एक जो होता है, देखो बार बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है दामनी। दामनी क्या है? तो दामनी जो है मारवाड़ में जो सिर पर ओढ़ी जाने वाली एक ओढ़नी होती है उसे दामनी कहा जाता है। और दामना जैसा कि आपके सामने, दामना क्या? महिलाओं के उंगलियों का आभूषण है। तो ये कथित, ये जो तथ्य ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा? हरिदेव जोशी, गोविंद गिरी, माणिक्यलाल वर्मा या मोतीलाल तेजावत। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र जो कि तैयार किया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये मेवाड़ पुकार था क्या? तो मेवाड़ पुकार के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मोतीलाल तेजावत द्वारा बनाए गए 21 सूत्री मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। इसके अंदर जो मांगे थी ना 21 सूत्री जो मांगे थी उससे ही मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मोतीलाल तेजावत ने जो एकी आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। और एकी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ना वो कहाँ से हुई थी? ये भी आपको याद रखना। मातरकुंडिया, चित्तौड़गढ़ की जो रासमी तहसील है उसमें एक स्थान है मातरकुंडिया, वहाँ से हुआ था, ठीक है। और इसी एकी आंदोलन का जो संबंध है नीमड़ा हत्याकांड से संबंध है। नीमड़ा हत्याकांड जो हुआ था 7 मार्च 1992 को हुआ था। कब भाई? 7 मार्च 1992 को हुआ था, जिसे दूसरा जलियांवाला हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या? चांद, तैयब, राम सिंह भाटी और साहिबा और उसना चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है? बड़ा गजब का सवाल है, बड़ा शानदार सवाल है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका अजमेर। चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा और उसना जो चित्रकार है वो अजमेर शैली के जो चित्रकार है, ठीक है, अजमेर शैली के चित्रकार है। इसमें उसना और साहिबा जो कि महिला चित्रकार, ये सवाल देखो पहले भी बना था कि साहिबा कौन सी शैली से संबंधित है? तो अजमेर चित्र शैली से संबंधित है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में बनता है और बहुत कम लोग इसे कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति या रचना मणि मधुकर की है? ये आपको बताना, ठीक है, मणि मधुकर की है। तो ये अपना कौन सा वो क्वेश्चन है? 29वां क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसका देख लेते हैं अपन। पग फेरो, सुदी, सपनोर तीर और रस गंधर्व और जामारो। तो मणि मधुकर की नहीं है, तो इसमें जामारो जो है ना, जामारो रचना ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल मणि मधुकर की नहीं है। पग फेरो है, रस गंधर्व भी है, सुदी, सपनों के तीर भी, ये मणि मधुकर की रचनाएं है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगमाल सिंह को दी थी। किसे दी थी? जगमाल सिंह को दी थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखते कौन सा सुमेलित नहीं है। दाबो प्रिंट अकोला गांव चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सम्मिलित है। अजरक प्रिंट बाड़मेर बिल्कुल सम्मिलित है। उस्ताकला बीकानेर बिल्कुल सम्मिलित है। जटपट्टी ये नागौर में नहीं होती कि सर, जटपट्टी क्या होती है? जटपट्टी जो होती है जसोल बाड़मेर में होती है। क्या होती है भाई? जसोल बाड़मेर की प्रसिद्ध है जटपट्टी, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल माही नदी के किनारे स्थित है। माही नदी दुनिया की ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली दुनिया की एकमात्र नदी है माही नदी। माही नदी का जो उद्गम स्थल है महद झील अमरोहा से निकलकर मध्य प्रदेश से निकलकर ये राजस्थान में प्रवेश करती है और बांसवाड़ा डूंगरपुर में बहती हुई अपना गुजरात के अंदर घुस जाती है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुज्जर प्रत्यार वंश के मिहिर भोज के द्वारा रचित नहीं है, ये आपको बताना। तो इसमें देखो सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश भी है, करते कल्पतरु भी है, राजमंडाट भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ये धर्म ग्रंथ ये पुस्तक मिहिर भोज के द्वारा रचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ के संस्थापकों में एक थे। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। और मेवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे ना वो बलवंत सिंह मेहता थे। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता थे। ये भी कथन आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि रामसर साइट में शामिल है। कब शामिल किया गया था? ये सबसे पहली साइट थी भारत की रामसर साइट। देखो चिल्का और केवलादेव दोनों को एक साथ शामिल किया गया था। कब? 1981 के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये भी सवाल बन सकता है। और इसके अलावा दूसरी जो रामसर साइट है राजस्थान में वो कौन सी है? तो वो बिल्कुल सांबर झील है। कौन सी है भाई? सांबर झील है। और सांबर झील का जो निर्माण होता है वो 5 नदियों के गिरने से होता है। कौन कौन सी नदी गिरती है तो मैं आपको बता देता हूँ। खंडेला, खारी, रूपनगढ़, मेंढा और मेंथा नदी, ये 5 नदियाँ जो कि सांबर झील में गिरती है। सांबर झील में पूरे देश का 8.7% नमक उत्पादन होता है। प्रतिदिन की मैं बात कर लूँ तो 50 टन नमक उत्पादन होता है। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक ही आंदोलन की शुरुआत का 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से की थी? ये मैंने जस्ट ऊपर आपको बताया था। ऑप्शन नंबर डी, मातृकुंडिया रासमी तहसील की मातृकुंडिया स्थान पर हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इसके बारे में मैंने ऊपर बता दिया आपको। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, बांसवाड़ा उदयपुर में मिलते हैं। एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको जिससे कि आपको शुष्क सागवान वन है जो कि आपको अच्छे से याद रह जाए। तो एक छोटी सी ट्रिक है वो याद रखनी है आपको। तो ट्रिक क्या है? देखो बा को डू बा ऊ, ठीक है। ये याद रखना आपको, बाघ को डुबाऊं, ठीक है। बाघ को डुबाऊं। बा से आपका बांसवाड़ा, को से आपका कोटा, डू से आपका डूंगरपुर, बा से आपका बारा, ऊ से आपका उदयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? उदयपुर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये याद रखोगे तो आपको आसानी से याद रह जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो इससे पहले मैं शुष्क सागवान वन के बारे में बता देता हूँ। राजस्थान में जो सर्वाधिक शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं ना वो बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। भाई कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। और राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? 6.86% शुष्क सागवान वन राजस्थान में पाए जाते हैं। और कितनी वर्षा वाले एरिया में पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले एरिया में पाए जाते हैं। ये भी कथन आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान के उत्तरी भाग में योध्य एक शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था। योध्य संभवतः उत्तरी राजस्थान के कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे। जो इसका उल्लेख जो मिलता है आपको रुद्रदामन के लेख में मिलता है। रुद्रदामन के लेख में स्पष्ट होता है। और इनका जो निवास स्थल था उत्तरी राजस्थान यानी हनुमानगढ़ गंगानगर के आसपास के एरिया में ये अपना निवास स्थल इनका था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये अगला क्वेश्चन हो गया आपका
विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, ये आपको बताना, कौन से गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, ये आपको बताना है कि विश्व के अंदर जो कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो देखते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा अपना, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है भाई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखो अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ है। तो जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख गद्दी है वो कहाँ है, ये आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, कतरेसर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है। तो जसनाती संप्रदाय की मैं कुछ बात कर लेता हूँ। तो जसनाती संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो जसनाथ जी थे। इनका जन्म भी एग्जाम में पूछा गया, 1482 ईस्वी में हुआ था कतरेसर बीकानेर में। प्रधान पीठ इनकी कतरेसर बीकानेर में। इस संप्रदाय में कुल कितने नियम है, तो 36 नियम है, जबकि विश्नोई में 29 नियम है, इसमें 36 नियम है, ठीक है। इनका जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ जिन्हें मानते हैं, तो सिम्बुदड़ा एक कोडा ग्रंथ है, ये भी आपको याद रखना। इस संप्रदाय के लोगों का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा नृत्य है, तो अग्नि नृत्य है। कौन सा नृत्य है, अग्नि नृत्य। जसनाथ जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो गोरखमाल या बीकानेर में हुई थी। कहाँ हुई थी, गोरखमाल या बीकानेर में हुई थी। इस संप्रदाय के 5 उपपीठ है जो याद रखना, एग्जाम में पूछा था सर। सबसे पहले बमलू बीकानेर एक होगी, दूसरी लिखमादेसर बीकानेर, लिखमादेसर बीकानेर 2 हो गई, तीसरी पुनरासर बीकानेर, ठीक है, चौथी मालासर बीकानेर, पांचवी जो होगी पांचला नागौर। पांचवी कौन सी होगी, पांचला नागौर, ये आपको याद रखना, पांचला नागौर, मालासर बीकानेर, पुनरासर बीकानेर, लिखमादेसर बीकानेर, बमलू बीकानेर, 5 उपपीठें हो गई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तथ्य थे जसनाती संप्रदाय से वो मैंने आपसे शेयर कर लिए। तो आज की क्लास को यही विराम देना चाहेंगे, अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आप सभी का जो मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं, रोज़ देखते हैं, डेली मेरे वीडियो देखते हैं, तो उन सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, ठीक है। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। आप मेरे वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और यही मेरा मोटिवेशन है, ठीक है, यही मेरी मेहनत है। तो आज के लिए बस इतना ही।